गुड मॉर्निंग टू ऑल। आवाज आ रही है आप सभी को? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हाँ जी, एम आई ऑडिबल? बिहार स्पेशल, एक सेकेंड, इसमें कलर ये इसमें कलर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ जी, ये कलर ठीक है। आवाज आ रही है आप सभी को? बिहार स्पेशल में देखिए यहाँ पर क्या है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है गुप्त काल। टॉपिक क्या है हमारा? गुप्त काल। गुप्ता एरा, ठीक है। गुप्त काल में देखिए सबसे पहले क्या है ना, यहाँ कुछ चीजें समझ लेना है। हाँ जी, आप सभी लोग ऑडिबल हैं? आप लोग को सुनाई दे रहा है? आवाज नहीं आ रही है जिन लोगों की? आवाज आ रही है आप सभी को? अच्छा, मेरी आवाज जा रही है, ओके। अब ठीक है? अब सुनाई दे रहा है आप सभी को? ओके ओके ओके, हाँ अब दिखाई अब सुना, मुझे भी सुनाई दे रहा है। कलर ब्लैक कर देती हूँ, रुक जाइए एक सेकंड। हाँ अब देखिएगा गुप्त काल, अब ठीक है। गुप्त काल, गुप्त एरा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सीधी सी बात है कि जो आप नॉर्मल इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं वैसा हमें इसको नहीं पढ़ना। मैं क्लियर कट बता देनी हूँ, जो आप नॉर्मल इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं लाइक कि उसमें गुप्ता एरा में क्या हुआ, उन वो लोग क्या, आपको पढ़ना है बिहार के कंटेक्स्ट में। इट मीन्स कि गुप्त काल को आपको क्या करना है, बिहार के संदर्भ में पढ़ना है। यानी बिहार से ऐसा क्या है जो इनकी चीजें यहाँ से क्या कह सकते हैं टैली करती हैं, या इनका कोई ऐसा कार्य जो बिहार में हम लोग देख सकते हैं जहां से आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस आते हैं, ठीक है। तो पहला इसमें क्या देखें, कुछ बातें जैसे अगर हम लोग देखा जाए गुप्त काल के बारे में, जैसे यहाँ आ जाइए श्रीगुप्त। ये क्या था? श्रीगुप्त वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। ये कौन था? ये गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर था। देन अगेन चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है, ऐसे जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही बनाइएगा आप सब लोग, ठीक है। चंद्रगुप्त फर्स्ट। अब चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में अगर हम लोग देखें तो चंद्रगुप्त फर्स्ट कौन था? इसी के टाइम पर लगभग इसका टाइम जो है ये माना जाता है कि 319 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम से माना जाता है कि बेसिकली गुप्त काल जो है वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, या कह लीजिए आप इसको कि गुप्त काल जो है बेसिकली जो कह लीजिए नाम हुआ, या गुप्त काल जो है ये जाना गया, ये अपने इसी टाइम पर क्या हम लोग देख रहे हैं कि इस समय से ये पॉपुलर हुआ है। तो रूलर्स के पहले आप क्या करिए, नाम लिख लीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ। एक काम करिए, सभी लोग लिख लीजिएगा। हाँ जी, सभी लोग एक दो लाइन लिख लीजिए, मैं बोल दे रही हूँ। लिख रहे हैं आप सभी? हाँ लिख लीजिएगा। गुप्त वंश की स्थापना, गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा, गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा 240 ईस्वी में की गई थी। यानी इसने क्या किया है, 240 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी गुप्त वंश की। इट मीन्स की गुप्ता डायनेस्टी जो है ये कब फाउंड किया गया, या इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय श्री गुप्ता इन 240 AD। श्री गुप्ता इन 240 AD, ठीक है। तो कुछ राजाओं के नाम जो है मैं आप लोग को इसलिए कह रही हूँ कि इनके टाइम पर क्या हुआ है क्या कि हमको उसके संदर्भ में पढ़ना कि क्या क्या मेजर वर्क हुए थे। उसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। ये आप लोग तो समझ ही रहे हैं कि बिहार स्पेशल चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता है, रुक जाइए, इसको मैं यहाँ ऐसे कर देती हूँ। गुप्त काल, या इसको गुप्त वंश भी कह सकते हैं, गुप्ता एरा, और इसको कह सकते हैं हम लोग क्या, दिस इज ऑल्सो नोन एज गुप्ता डायनेस्टी। इसको इस तरह से क्या करिएगा, लिख लेना है। अब यहाँ आ जाइए, श्रीगुप्त बता दिया मैंने, चंद्रगुप्त आपको बता दिया। उसके बाद जो है कुछ जो रूलर हैं, लाइक यहाँ पर आ जाइए समुद्रगुप्त।
समुद्रगुप्त। ठीक है, देखिए अभी क्या है ना, अभी थोड़ा सा लिख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसमें करना क्या है आप लोगों को या लिखना क्या है। समुद्रगुप्त के बाद आ जाइए, कौन है आपको? चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड। भाई एक चीज और बता देती हूँ, मैंने सुना है कि मैं प्रीवियसली मैं जिस संस्था से थी, जिससे आप लोग भी जुड़े हुए थे, वहां पर एंशियंट इंडिया को ही बिहार स्पेशल बता करके चला दिया जा रहा है। तो थोड़ा सतर्क हो जाइएगा, जो भी आपके फ्रेंड हो उनको बता दीजिएगा कि एंशियंट हिस्ट्री जो मैंने वहां पढ़ाया है उसमें बिहार के कंटेक्स्ट में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया था, क्योंकि वो इंडियन हिस्ट्री का पार्ट था। ठीक है, ये मुझे कल कुछ स्टूडेंट ने फोन किया कि मैम इंडियन हिस्ट्री को ही वो क्या कर रहे हैं, एंशियंट को बता करके बिहार स्पेशल है। तो बिहार के से संबंधित मैंने उसमें वहां पर कुछ नहीं बताया है। इसका हाँ, तो वही तो कह रहे हैं कि नाम जो है वो भुना रहे हैं, वो ठीक है। तो मैं वही कह रही हूँ कि एंशियंट का, मुझसे कल स्टूडेंट ने कहा कि मैम आप एंशियंट पढ़ा रही तो वो आपका बिहार स्पेशल है। मैंने कहा वो बिहार स्पेशल नहीं है, क्योंकि बिहार स्पेशल इज कम्प्लीटली डिफर, वो काफी अलग है और उसमें वो बातें मैंने करवाई ही नहीं है जो मैं करवाती हूँ आप लोगों को या बताती हूँ। ठीक है, ये आ जाइए स्कंदगुप्त। यहाँ पे क्या है, यानी इसके बारे में अगर हम लोग देखा जाए तो आप अगर चाहें तो दो सबका टाइम पीरियड अगर लिखने की इच्छा है तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 319 से इसका माना जाता है कि इसके टाइम पीरियड पर आ जाएगा। इसका टाइम पीरियड जो है कम से लगभग माना जाता है कि 319 से इसका टाइम पीरियड क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। और इसी टाइम पे इसने क्या किया था, मैंने कल बताया भी था कि गुप्त संवत की इसने स्थापना की थी। इट मीन्स ही वॉज एस्टेब्लिश्ड। अब यहाँ पे कुछ बातें, कुछ पॉइंट जो है लिख लीजिएगा। जैसे अब इसको ऐसा कर लीजिएगा, फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। जो मेजर रूलर्स हैं जिनके बारे में आपको क्या करना है, पढ़ना होता है। ठीक है, जिनके बारे में आपको क्या करना है, पढ़ना होता है। जो इम्पोर्टेंट है हम लोग उसके ही बारे में क्या करेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे। बाकी सब ज्यादा इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जिनके बारे में पढ़ा जाए। एक रह गया आपको जो कि बिहार के पर्सपेक्टिव में क्या है, इम्पोर्टेंट है, दैट इज कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त सेकंड के बाद एक काम करिएगा, थोड़ा छूट गया है यहाँ पे। चंद्रगुप्त सेकंड के बाद कौन है आपको, कुमारगुप्त। कुमारगुप्ता, ओके। और उसके अलावा कौन है आपको, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, ठीक है। अब इसमें क्या करिए, थोड़ा सा अगर आप लोग चाहें तो इसका आप लोग टाइम पीरियड लिख सकते हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट का लिख लिया आप लोगों ने, 300, देखिए 19 से लेकर के माना जाता है लगभग 335 तक इसका है चंद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त का जो टाइम है, मैं कहाँ लिखूं समुद्रगुप्त का टाइम, यहाँ साइड में दिख जा रहा है आप लोगों को, विजिबल है, यहाँ इस तरफ दिख रहा है आप लोगों को, 335 से 380 ईस्वी। ठीक है, इसका लिख लीजिएगा टाइम पीरियड, नॉट विजिबल, ओके। तो यहाँ कर लीजिए ना शांभवी, एक काम करिए, चंद्रगुप्त, एक मिनट, समुद्रगुप्त है ना, तो उसका मैं यहाँ पर लिखवा दे रही हूँ, मुझे मैं लिखवा दे रही हूँ समुद्रगुप्त का 335 से लेकर के 380 है, कोई बात नहीं, यहाँ पे कर लीजिए, वहां नहीं हो पा रहा है तो कोई इशू नहीं। 335 से, ठीक है, समुद्रगुप्त का लिख लीजिएगा 335 से 380 जो है इसका टाइम पीरियड है। चंद्रगुप्त सेकंड का यहाँ पर टाइम लिख लीजिएगा, कौन कौन सा है। सीक्वेंसिंग देखिए याद रख कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना क्वेश्चन आपके फंसेंगे इन द सेंस, क्योंकि इसमें रूलर्स बहुत ज्यादा हैं गुप्ता पीरियड में। चंद्रगुप्त सेकंड में यहाँ पे लिख लीजिएगा 380 से 412, 380 ईस्वी से 412 ईस्वी। शांभवी, अब इज इट विजिबल? ओके ओके, चंद्रगुप्त सेकंड का लिख लीजिएगा एंड देन उसके बाद लिखना है आपको, आ जाइए उसके बाद आ जाइए कुमारगुप्त। कुमारगुप्त, ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है 415 से लेकर के 454 तक, यानी 454 एडी। ध्यान रखना है अब सब ईस्वी में चल रहा है, ठीक है ना, ये क्या है आपको ईस्वी में चल रहा है। अब आ जाइए नेक्स्ट जो है आपका स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बारे में देख लीजिएगा, ये कब से कब तक है, 455 से 467, 467 ईस्वी।
ये ध्यान रखना। और रूलर्स भूलना नहीं है गुप्त काल में। और कुमार गुप्त जहां आपने लिखा है ना, यहाँ पर स्टार बना लीजिएगा, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर बिहार। बिहार के संदर्भ में ये क्या है, ये इम्पोर्टेंट रूलर है बिहार के कंटेक्स्ट में, ठीक है। देखिए, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, उसके बाद आ गया समुद्रगुप्त, उसके बाद आपको आता है कुमारगुप्त, एंड आफ्टर दैट कौन है आपको यहाँ पे, हाँ ये देख लीजिएगा कुमारगुप्त, तो फिर उसके बाद आपको है स्कंदगुप्त। यही कुछ रूलर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। चंद्रगुप्त देखिए 2 बार नाम आ रहा है आपको, एक फर्स्ट है एक सेकंड है, ठीक है, एक फर्स्ट है एक सेकंड है। तो आपको करना क्या है यहाँ पे कि इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, सेकंड वाला जो है ना, ये इसके टाइम पर माना जाता है कि बहुत काम हुआ है। बेसिकली गुप्त काल को स्वर्ण काल इसके कारण भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गोल्डन एरा या स्वर्ण काल। गुप्त काल को आप लोगों ने सुना होगा कि गुप्त काल इज नोन एज गोल्डन एज और गोल्डन एरा, सुना है आप लोगों ने। क्यों कहा जाता है जी, जरा बताएंगे आप सब लोग। गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहते हैं। कल्चर डेवलपमेंट ज्यादा कर रहा है। कल्चर मीन्स क्या, कल्चर के अगर आप बात करें कल्चर, तो कल्चर में क्या, आर्ट म्यूजिक। हाँ जी, सभी लोग आंसर दीजिए कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। सोने का सिक्का भी करा। अच्छा, तो सोने का सिक्का चला दिए तो स्वर्ण काल है। नहीं, अब एक चीज नहीं, इस सिक्के से क्या लॉजिक है। अगर चांदी का सिक्का चलाएंगे तो चांदी काल कहलाना चाहिए, तांबे का सिक्का चलाए तांबा काल कहलाना चाहिए। शिवांग बोल रहे हैं ना, शिवांग क्या कह रहे हैं। अच्छा एक सेकेंड, आप हाँ और लोग अपना उत्तर दीजिए, इसमें आंसर दीजिए। ये पता है, ये ना जैसे लग रहा है कि आप लोग बात कर रहे हैं किसी से कि ये ना बड़ा अच्छा था, बड़ा शानदार था, बहुत बेहतरीन था, ऐसे आंसर दीजिएगा। हाँ, किसी के बारे में आप गुप्त काल के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं या गुप्त काल के बारे में स्वर्ण काल कहा जाता है, नॉर्मल इंडियन हिस्ट्री भी आप लोग पढ़ते होंगे, तो गुप्त काल, वाई गुप्त काल या गुप्ता एरा इज नोन एज गोल्डन एरा। शांभवी एंड अपर्णा, आप लोग भी आंसर दीजिए, वाई गुप्त एरा इज नोन एज गोल्डन एरा। हाँ जी बताइए, आप लोग आंसर दीजिए, मैं आप दोनों से पूछ रही हूँ। गुप्त काल को स्वर्ण, एक सेकंड, आप शांभवी हैं। मैम, स्टेट एक्सपेंशन अच्छा बात हो रहा है गुप्त पीरियड में, एंड कल्चर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ था, एंड पॉइंट्स चला था मैम। अपर्णा, यू आर इन क्लास, है क्लास में अपर्णा। हाँ तो जवाब दीजिए, क्या होगा आंसर। सुनिए सुनिए, एक चीज आपसे बताते हैं, एरिया एक्सपेंशन कभी भी स्वर्ण काल में काउंट नहीं होता है। उस हिसाब से तो अशोक का भी स्वर्ण काल होना चाहिए, बहुत ज्यादा धर्म पे काम हुआ है, दैट इज नॉट, वो कभी भी काउंट, दैट इज नॉट काउंट इन एरिया एक्सपेंशन, इज नॉट काउंट इज गोल्डन एरा। एक चीज समझिएगा, स्वर्ण काल जो आप लोग सुनते हैं ना, सीधी सी बात है, ये नोट डाउन कर लिया ना आप लोगों ने। हाँ जी, नोट डाउन कर लिया। देखिए एक चीज हमेशा समझ लीजिएगा आप लोग, इसको कम से कम आप लोगों को ध्यान रखना है कि किसको कहते हैं हम लोग स्वर्ण काल, विच इज कॉल्ड गोल्डन एरा। क्या होता है भाई, किसको कहा जाता है, ठीक है ना, गोल्डन एरा किसको कहते हैं। देखिए गोल्डन एरा का मतलब ये होता है, देखिए साम्राज्य विस्तार, जितने लोगों भी आप लोग कह रहे हैं ना कि मैम एरिया का एक्सपेंशन हुआ था, एरिया का एक्सपेंशन इज नॉट न्यू थिंग इन दैट टाइम पीरियड। साम्राज्य विस्तार कोई नई बात नहीं है, जो भी वहां राजा होते थे वो साम्राज्य विस्तार करते थे, ठीक है। तो एरिया एक्सपेंशन इज नॉट न्यू थिंग, इसको हम लोग काउंट कभी नहीं करते। एक चीज समझ लीजिएगा, इसको नहीं कभी भी काउंट किया जाता है, क्योंकि ये तो उस समय का, जैसे अभी के टाइम पर एक बात बताइए, अगर आप कहें कि भाई ये जो समय है ये स्वर्ण काल है क्योंकि सभी विद्यार्थी कंपटीशन के एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो ये तो कोई नया तो है नहीं, बिकॉज सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उसमें क्या नया, ये स्वर्ण काल कहलाएगा। स्वर्ण काल तब कहा जाता है
कि जब एरिया विस्तार जैसा काम चल रहा है लेकिन उसके बाद भी कला साहित्य का विकास होना, कला और साहित्य का विकास, ठीक है ना, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो बेसिकली इसको कहा जाता है, यानी आप इतने समझ लीजिए कि ये क्या है कि यानी ये प्रक्रिया तो चलती रहती है। यानी एक तरह से समझिए कि जैसे अभी के टाइम पे क्या है, जितने युवा हैं वो आप, एक सेकंड, आवाज आ रही है आप लोगों को? माइक कहाँ चला गया, रुकिए एक सेकंड। अब देखिए यहाँ पर मैं एक बात आप लोग को बता दूं, जैसे अभी के टाइम पर आप बात करेंगे, जितने भी युवा हैं सभी के सभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना। आप सभी लोग बुरा नहीं मानिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा। अभी के टाइम पे सो कॉल्ड बेरोजगार हैं या नहीं है? हो सकता है कहीं और कुछ काम कर रहे हो, मतलब बेरोजगार हैं या नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है या नहीं है। उसके बाद आप तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आप अपने फ्यूचरिस्टिक प्लान के बारे में सोच रहे हैं और आप एक अच्छी नौकरी चाहते हैं। भाई उद्देश्य यही है, परम उद्देश्य जिसको कह लीजिए। लेकिन अब एक चीज बताइए, इस ये जो आपका तनाव वाला जो दौर है, इसके बावजूद आप कविताएं लिखना शुरू कर दें, आप शेरो शायरी शुरू कर दीजिए, आप कुछ न्यू काम कला के कंटेक्स्ट में करना शुरू कर दीजिए, आप पेंटिंग शुरू कर दीजिए। तो कल को आपको पता है, जब आप कल सेलेक्ट हो जाएंगे ना, तब कहा जाएगा कि देखो उसके अंदर ये अलग से क्वालिटी था कि वो उतने बुरे दौर में भी ये काम कर रहा था। ये माना जाता है कि उसके अंदर का जो कहते हैं ना स्वर्णिम विकास, उसी को कहा जाता है। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? आप देखिएगा कि बहुत सारे आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, बहुत सारे होते हैं, मतलब बहुत हर साल सिलेक्ट होते हैं। बहुत सारे बिहार में भी एसडीएम डीएसपी होते हैं। लेकिन उसमें अगर कोई कला साहित्य पर फोकस करता है, कोई कला साहित्य पर कुछ लिखता है, तो उसको अलग से क्या किया जाता है, ही इज आइडेंटिफाइड एज अ इंडिविजुअल पर्सन और सम स्पेसिफिक पर्सन और एज अ स्पेशल पर्सन, ऐसे उसको काउंट किया जाता है। होता है या नहीं होता है? होता है ना, यही कहलाता है। यानी स्वर्णकाल का मतलब यही समझना है कि एरिया एक्सपेंशन तो एक सामान्य सी बात है, समझ रहे हैं आप? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, एरिया एक्सपेंशन तो चल ही रहा है। एरिया एक्सपेंशन के साथ साथ कला साहित्य का विकास होना, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी जो कि गुप्त काल में देखी गई। यानी लिटरेचर साहित्य का कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें काम नहीं हुआ। संस्कृत का सबसे ज्यादा अपलिफ्टमेंट हो रहा है। उसके अलावा हम क्या देख रहे हैं, चाहे वो इधर इज इट मेडिसिन सेक्टर, इधर इट इज कह सकते हैं कि दैट इज एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, एस्ट्रोफिजिक्स कह लीजिए, मैथमेटिक्स कह लीजिए, एवरी फील्ड सभी में काम हो रहा है। दैट्स व्हाई गुप्त एरा इज नोन एज गोल्डन एरा। यही कारण है कि गुप्त काल को हम लोग क्या कहते हैं, स्वर्णकाल कहते हैं, क्योंकि लगभग सभी क्षेत्रों में साहित्य की किताबें लिखी गई। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम टेम्पल आर्किटेक्चर वाज स्टार्टेड इन गुप्ता एरा। गुप्त काल में मंदिर स्थापत्य जो है वो स्टार्ट हो रहा है। यानी इसके पहले मंदिर थे, लेकिन मंदिर को एक पूरा का पूरा आर्किटेक्चर का फॉर्म नहीं दिया गया था। दैट्स व्हाई गुप्त एरा इज नोन एज गोल्डन एरा। आई बात समझ में? ठीक है ना? तो अब देखिए, इसके अलावा आप क्या देख रहे हैं, नौरत्न। आप देखिएगा अकबर के दरबार में कौन था, नौरत्न था। नौरत्न इट मीन्स 9 जेम्स। 9 जेम्स इन द इट मीन्स कि पीपल्स फ्रॉम वेरियस सेक्टर, अलग अलग डिफरेंट जो है उससे क्या है वो लोग जुड़े हुए हैं, दैट वेर इन द कोर्ट ऑफ दैट किंग। यानी इन गुप्त काल 9 रत्न में कौन है, वो सभी अलग अलग विषयों के महारथी हैं जिनको रखा गया है। सो दैट वी कैन से कि हम कह सकते हैं कि जो किंग है उसको समझ है कि भाई कला इनके पास ये क्वालिटी है तो हमें इनको प्रेफरेंस देना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि इसके पहले ये लोग नहीं होंगे, भाई गणित के जानकार नहीं होंगे, फिजिक्स के जानकार नहीं होंगे या साहित्य से संबंधित जानकार नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। बट स्टिल हम क्या देख रहे हैं कि ये डिपेंड करता है कि राजा की पारखी नजर, उसे इसकी समझ है, उसको मालूम है कि भाई म्यूजिक का डेवलपमेंट भी होना चाहिए, उसको मालूम है कि हमें लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में काम करना है। तो ये उसकी उपलब्धि है उस राजा की कि उसको पता है कि हम कैसे इसको आइडेंटिफाइड करेंगे। हाउ आइडेंटिफाइड दैट काइंड ऑफ पीपल, दोज हु आर इंडल्ज इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स लाइक सम स्कॉलर, लाइक सम लिटरेरियन पर्सन। इस तरह के लोगों को हम कैसे आइडेंटिफाइड करें, ये पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है गुप्त काल के शासकों को कि उनको इसकी समझ थी। आगे बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, यही कारण है, इसीलिए इसको कहा जाता है क्या कि ये स्वर्ण काल था। और हाँ, भूल के भी दोबारा कभी ये मत बोल दीजिएगा कि मैम सिक्के चलाए थे इसलिए यह स्वर्ण काल था। दैट इज रियली मैं आपको बता रही हूं कि ये जो आंसर है ना, ये बहुत ही अपसेट करने वाला आंसर है।
ठीक है, आप कभी इंटरव्यू में गए और आपसे पूछ दिया जाएगा कि इफ दे स्टार्टेड प्रैक्टिस ऑफ गोल्ड कॉइन्स सो दैट गुप्त एरा इज नोन एज गोल्डन एरा, देन व्हाई इंडस सिविलाइजेशन इज नॉट नोन एज ब्रॉन्ज गोल्ड एज, क्यों नहीं उसको कहा जाता है? क्योंकि उस टाइम पे तो कांसे का पहली बार यूज हो रहा है। ये लॉजिक नहीं है। थिंक लॉजिकल, थोड़ा लॉजिकल होकर के सोचा कीजिए। वो मुझे लगता है क्लास में सबने ऑलमोस्ट लोगों ने यही आंसर दिया है, कॉइन्स सब ने बोला है। सिक्के चला देना इट्स नॉट अ बिग डील। इसके पहले ही कुषाण चला चुके थे सोने के सिक्के, आपको पता है। इन्होंने बस यही अंतर है कि इन्होंने लार्ज नंबर में चलाया सिक्के, जबकि इनके सिक्के में मिलावट भी था। जबकि आप देखिएगा कुषाणों ने प्योर गोल्ड का सिक्का चलाया, कम एरिया था और प्योर गोल्ड का सिक्का चलाया। तो ये एक बहुत बड़ा कोई मुद्दा नहीं है कि सोने के सिक्के चलाए हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग। आप लोगों ने शासकों के नाम लिख लिए थे। अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर कि अब जो अलग अलग रूलर्स हैं, यानी बिहार के संदर्भ में गुप्त काल के शासक, गुप्त काल के शासक और बिहार, है ना, बिहार के संदर्भ में रूलर्स ऑफ गुप्ता पीरियड। इन कंटेक्स्ट ऑफ बिहार। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, आप लोगों ने पहला शासक कौन सा लिखा है? श्रीगुप्त का नाम लिखा है। अब श्रीगुप्त के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि इसने बिहार में क्या काम किया था। ठीक है, बिहार में श्रीगुप्त का क्या काम था? वर्क डन बाय श्रीगुप्ता इन बिहार। देखिए इसके बारे में माना जाता है, मैंने पहले ही बता दिया था, ही वॉज बेसिकली फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, जिसने कि क्या किया था, महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिएगा, एक और डिफरेंट थिंग जो था गुप्त काल में, कि यहाँ के जो शासक थे, फॉर द फर्स्ट टाइम दे यूज टाइटल इन देयर नेम। पहली बार इन लोगों ने अपने नाम में उपाधि लगानी शुरू की थी। इसके पहले क्या आपने देखा है कि अशोक ने कोई टाइटल लगाया हो, या इसके पहले आपने देखा है कि कुषाण ने कोई टाइटल लगाया हो? नहीं लगाया ना। तो ये पहली बार हम लोग देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर टाइटल, उपाधि लगाने की शुरुआत हुई। और उपाधि कौन लगाता है? कौन लगाता है उपाधि? अरे बाबा, मैं ये नहीं करी। उपाधि तो सारे के सारे गुप्त शासकों ने लगाया था। देखिए टाइटल बेसिकली वही लगाते हैं। आप नॉर्मली अपने समाज में देखिए ना कि कौन टाइटल लगाता है। ये चौधरी जी हैं, ये ठाकुर जी हैं, ये हैं, ये रसूखदार लोग हैं, यानी वो लोग जो समाज में अभी भी जबकि लगाते हैं लोग। वैसे अब धीरे धीरे प्रचलन कम हो रहा है, लेकिन लगाते हैं लोग, है ना। तो था क्या कि पहली बार जो किंगडम, समझिए इस चीज को एक अंतर समझ लीजिएगा, अपने पद को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की गई गुप्त काल से। ग्लोरीफाई मतलब ये होता है बढ़ा चढ़ाकर बताना। ठीक है, ये इस तरह का काम दिल्ली सल्तनत में आपने देखा होगा, बलबन ने किया था। ठीक है, जैसे उसने कहा था जिले लाही हैं हम। ओके, बलबन का मतलब ये हुआ कि अगर आप कोर्ट में अगर आ रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, सिजदा करना होगा, पैरों को चूमना होगा शासक के। इट मीन्स कि नाउ आई एम सुल्तान एंड आप मेरी प्रजा हैं। तो ये एक होता है क्या कि बताना लोगों को कि मैं क्या हूं, मैं शासक हूं, मैं राजा हूं। तो इसको कहते हैं बेसिकली अपने पोस्ट को, अपने पद को क्या करना, ग्लोरीफाई करना। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने देखा कुछ बिहार के कुछ जो अधिकारी वर्ग हैं, आप देखिएगा कि उनके बहुत सारे वीडियोस वगैरह भी कुछ किसी के उस पे रहते हैं, वो खूब अपने पोस्ट को ग्लोरीफाई करते हैं। इनफैक्ट आप छोड़ दीजिए वीडियोस, छोड़ दीजिए, फेसबुक पे भी आपने देखा होगा, जिनका सिलेक्शन हो जाता है उनके पद का ग्लोरिफिकेशन शुरू होता है या नहीं होता है ना, कि आज फील्ड में दौरा करते हुए, आज यहाँ पर औचक निरीक्षण में पहुंचे हैं, आज ये करते हुए। तो एक तरह से समझिए कि है क्या कि ये जो पहली बार, यानी फॉर द फर्स्ट टाइम, ये क्या करते हैं, इन्होंने टाइटल लगाना शुरू किया अपने नाम में। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, पहली बार गुप्त शासकों में इसने उपाधि धारण की थी। यानी
ही ओन्ड द टाइटल। उज्जवल क्लास में है या नहीं है? इन लोग, अच्छा आस्था में आप लोगों की कोई क्लास चल रही है क्या? मैम लॉटरी की चल रही है ना। कितने बजे? 2 बजे। अभी कल से बजट स्टार्ट हुआ। ओके 12:30। हाँ, तो सुबह का टाइम तो आप लोग का फ्री ही है। पहली बार गुप्त शासकों ने क्या किया था? उपाधि धारण की थी। अमीश आप हैं क्लास में? यस मैम। ओके, अमरेंद्र आप हैं? जीएस, ओके। अच्छा, मूवीशाला पर भी जीएस स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग भी जो है, जैसे आप लोग कह रहे हैं ना कि बजट आप कह रहे हैं, करंट अफेयर्स की क्लास वगैरह सब यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है मूवीशाला पे, ठीक है। तो यहाँ आप लोग को पता, आप लोग जुड़ तो गए ही हैं, अब आप लोग को भी नोटिफिकेशन चला ही जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इसने टाइटल क्या लिया था? इसने महाराजा का टाइटल लिया था। ही ओन द टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम एंड द टाइटल वाज महाराजा। महाराजा। महाराजा का क्या किया था? इसने टाइटल लिया था। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे कि इसके बारे में चीनी बौद्ध यात्री, ये बताना है आपको इसके विषय में। चीनी बौद्ध यात्री इत्सिंग। इत्सिंग ने क्या किया है? वर्णन किया है ना। इट मीन्स कि क्या है, इसने क्या किया? इत्सिंग ने क्या किया? इसके बारे में वर्णन किया है कि इसने क्या किया था। इसने मगध के मृग शिखावन में एक बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था। इसने मतलब कौन? इत्सिंग ने नहीं बाबा, श्री गुप्त ने। इसने मगध के मृग शिखावन में एक बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसके बारे में लिख लीजिएगा। चाइनीज ट्रैवलर, इत्सिंग। हाँ, इत्सिंग described about Shri Gupta that he constructed मृग शिखावन, नाम है इसका। मृग शिखावन में एक मंदिर, एक बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था। एक सेकंड रुक जाइएगा। ही कंस्ट्रक्टेड अ बुद्धिस्ट टेम्पल इन मृग शिखावन। इसके बारे में लिख लीजिएगा। मृग शिखावन में इसने क्या किया था, यानी अकॉर्डिंग टू इत्सिंग। इत्सिंग कौन है? एक चाइनीज ट्रैवलर है, और इसने ही क्या किया है, बताया है इत्सिंग ने कि जो श्री गुप्त है, इसने मगध आप लोग को पता ही किसको कहा जा रहा है, तो मगध के मृग शिखावन में इसने क्या किया है, क्या किया था, इसने बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था। लिख लीजिएगा इसे। ये चाइनीज ट्रेवलर था। 635 से लेके 713 के बीच में, इट मीन्स इसको आप देख सकते हैं
आप कह सकते हैं कि 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में लगभग ये क्या हुआ था, यहाँ आया था। नालंदा की इसने क्या की थी, यात्रा की थी मगध की, और उसी के अकॉर्डिंग ये बताता है कि उस टाइम पर श्री गुप्ता वाज कंस्ट्रक्टेड अ टेम्पल, अ बुद्धिस्ट टेम्पल इन मृग शिखावन। वहीं एक जगह था जिसका नाम क्या था, मृग शिखावन। ठीक है, मैडम जिनके डायनेस्टी हिंदू धर्म को फॉलो करे थे या बुद्धिस्ट धर्म को? नहीं, बुद्धिस्ट धर्म को नहीं करते थे, लेकिन संरक्षण देना समझते, मतलब हम उसके खिलाफ भी नहीं है। अगर कोई आ रहा है तो हम उसको, जैसे आपने सुना होगा ना, फॉर लाइक आप लोगों ने टीपू सुल्तान के बारे में सुना होगा कि उसने क्या किया था अपने इसमें कि श्रृंगेरी देवी का मंदिर में उसने दान दिया था। लाइक अकबर के बारे में देखिएगा कि अमृतसर का जो ये है गुरुद्वारा है, उसके लिए जमीन उसी ने दी थी। तो इस तरह के जो शासक रहे हैं, ठीक है कि वो उस धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया कि दूसरे धर्म के लिए भी कुछ ना कुछ अच्छे काम किए हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए अशोक का। अशोक बौद्ध धर्म को मानता है, लेकिन अशोक के टाइम पे ही मैंने क्या बताया था आपको कि लॉट्स ऑफ स्टैचूज और स्कल्पचर्स किसके मिले हैं, मणिभद्र के, या फिर यक्ष और यक्षिणी के। और यक्ष और यक्षी कौन है, वो हिंदू धर्म से संबंधित है। तो इसका मतलब है कि हिंदू धर्म से उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। समझ रहे हैं आप? काइंड ऑफ सेक्युलरिज्म। हाँ बिल्कुल, काइंड ऑफ सेकुलरिज्म कह सकते हैं हम, कि ठीक है कि हिंदू धर्म का उत्थान हो रहा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, जैसे एक चीज बताइए, जैसे मैं नॉर्मली से एक बात कहूंगी, मैं ये नहीं कहूंगी, जैसे अभी के टाइम पर आप देख लीजिए, इन अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है, कि ठीक है अगर हम लोग को दिखता है कि एक तरफ कोई एक जो फिर से किसी चीजों का पुनरुत्थान हो रहा है, तो जो लोग यहाँ कुछ जो माइनॉरिटीज में भी हैं, उनके लिए भी तो वर्क हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि उनको छोड़ दिया गया, उनके लिए भी कुछ काम तो किए ही जा रहे हैं। लाइक ट्रिपल तलाक एक बहुत अच्छा डिसीजन था, मतलब मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो दैट इज परफेक्ट डिसीजन, और ये एक तरह से बहुत निर्णायक कदम रहा ये, जो कभी नहीं कोई नहीं कर सका। तो उसमें वुमेन को लेकर कितना प्रॉब्लम था। तो है क्या कि देखिए, है क्या कि ये आपको लग रहा है, मैं आपको नॉर्मली बता रही कि ये लगता है कि इसमें सिर्फ यही धर्म दिख रहा है, ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ कुछ अन्य धर्मों का भी अपलिफ्टमेंट होता है। ठीक है, लाइक अगर बात करेंगे इसके पहले, यानी जब इलेक्शन जब स्टार्टिंग में होने वाले थे, तो जैन धर्म को भी माइनॉरिटीज में क्या किया गया, काउंट कर लिया गया, उनको भी ऐड किया गया। तो है क्या कि जितने भी लोग हैं ना, मतलब समाज किसी एक को लेकर नहीं चलता। ठीक है, आप एक को लेकर के आप दिख रहे हैं, लेकिन अदर जो कम्युनिटीज हैं उनका भी ख्याल रखना, वही एक अच्छा राज्य माना जाता है। ठीक है, अप्स एंड डाउन तो देखिए हर जगह होते हैं, बाकी चीजें क्या है, कुछ ऐसे अच्छे निर्णय जरूरी होते हैं। ठीक है, तो मैं वही कहूंगी आपसे कि इसलिए क्या है कि जैसे आप देख रहे हैं कि भाई लगता है कि गुप्त काल में भाई हिंदू धर्म का पुनरुद्धार हो रहा है, एक तरह से फिर से क्या हो रहा है कि एक फिर से इमर्ज्ड हो रहा है सारी चीजें, और मंदिर आर्किटेक्चर बन रहा है, कला साहित्य हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो अन्य धर्म है, जैसे आप देख लीजिए कुमार, ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी बना तो कुमार गुप्त ने ही दान दिया ना आखिर उस टाइम पे। तो जो ये नहीं, यानी ये जो गुप्त काल की बन किसके समय पर रहा है, कुमार गुप्त के समय पे, तो यानी कुमार गुप्त को कोई प्रॉब्लम नहीं था इससे। समझ में आ गई बात कि बेशक हम हिंदू धर्म मान रहे हैं, लेकिन हम अन्य धर्मों से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कोई अच्छा काम करना है तो हम उसके लिए भी आगे आएंगे। यही एक अच्छा शासन होता है। ठीक है, चलिए इसमें आते हैं हम लोग यहाँ पर कि ये क्या देख रहे हैं कि चीनी बौद्ध यात्री इत्सिंग ने क्या किया है, इसके बारे में वर्णन किया है। नेक्स्ट इसी में आ जाइएगा कि मंदिर प्रबंधन के लिए माना जाता है कि ये जो बौद्ध मंदिर है, इत्सिंग के अकॉर्डिंग बौद्ध मंदिर के प्रबंधन के लिए 24 गांव दान में दिए गए थे इत्सिंग के अनुसार। अकॉर्डिंग टू इत्सिंग क्या किए गए थे, यानी 24 अप्रॉक्स 24 विलेजेस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ Buddhist temple।
ये इत सिंह बताता है कि यहाँ पर क्या है भाई कि ये जो बौद्ध मंदिर बना था श्रीगुप्त के समय पे, तो इसके मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट समझ रहे हैं आप लोग? हाँ जी, मैनेजमेंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, जैसे देखिए है क्या, मान लीजिए कि ये बौद्ध मंदिर है, ठीक है ना। अब इस बौद्ध मंदिर को क्या किया गया है, यहाँ 24 गांव दान में दे दिया गया है। यानी यहाँ से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, समझ लीजिए रेवेन्यू या कह लीजिए लगान, जो भी जनरेट होगा वो कहाँ जाएगा, इस मंदिर को जाएगा। ओके, और इससे इस मंदिर का क्या होगा, पूरा जो एक्सपेंडिचर है, वो खर्च जो है, जो इसके पूरे एक्सपेंसेस हैं वो क्या होंगे, यहाँ से क्लियर होंगे, या इसके जितने खर्चे हैं यहीं से क्या होगा, बेयर किया जाएगा। इज इट क्लियर? क्योंकि देखिए है क्या कि अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ जो बौद्ध मंदिर है, सपोज दैट कोई भी मंदिर आप देखिएगा तो वहां पे क्या होते हैं कि वहां पे उससे जुड़े हुए लोग होते हैं जो उसको देख रहे होते हैं, ठीक है। वो सारी की सारी संस्थाओं को क्या करते हैं, चला रहे होते हैं। तो वहां पर एक पूरा पूरा परिवार चल रहा होता है। इससे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। आप लोगों ने अजमेर में सुना होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का वहां पर दरगाह है, कभी गए हैं आप सब? नाम सुना है। अब आपको मैं बता रही हूँ, पूरे हिंदुस्तान से वहां पर लोग आते हैं, श्रद्धालु जो अलग अलग जगह से, ठीक है। जितने मुस्लिम्स नहीं होंगे आई गेस उससे ज्यादा नॉन मुस्लिम्स पहुंचते हैं वहां पर, बहुत संख्या में पहुंचते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ कि वहां का स्ट्रक्चर क्या है, उस पूरे इसका वहां पे, यानी कि अजमेर के दरगाह आप चले जाएंगे तो वहां पर है क्या कि एक पूरा परिवार चल रहा होता है सबका, ठीक है। तो जितने लोग वहां दान देते हैं उस दरगाह में, तो उसका पैसा क्या होता है, आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी उससे जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनको। तो यानी अब एक चीज, कोई ऐसा तो नहीं कि बैचलर को लिया जा रहा है, ऑब्वियस ही बात है भाई, हस्बैंड होगा, वाइफ होंगे, बच्चे होंगे, फैमिली होगी, तो आप समझ रहे हैं, यानी वो पूरा खर्चा, तो वो पूरा खर्चा बेयर करना। तो यानी ये जो बौद्ध मंदिर है ना, उसको समझिए, जैसे आपने सुना होगा तिरुपति का मंदिर बहुत ज्यादा भारत में क्या है, संपन्न मंदिरों में से एक है, माना जाता है कि अल्ट्रा रिच जिसको कह लीजिए वो मंदिर है, इतना पैसा है वहां पे। तो लेकिन है क्या कि देखिए दिखता है हम लोगों को पैसा है, लेकिन ये भी तो देखिए ना कि उस मंदिर के जो देखभाल में लगे हुए लोग हैं, जिनका परिवार लगा हुआ है, जो लोग दिन रात सेवा कर रहे हैं, उनका भी तो कुछ हक बनता है। तो यही होता है कि उनके खर्चे चलाना। तो ऐसा नहीं कि एक दो लोग, आपने सुना होगा कि